हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम EMRS JSA के टायर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। हमें पता है कि टायर 2 में JSA के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 15 जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो हम भी इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 40 ऑब्जेक्टिव टाइप और 15 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेज द हार्डवेयर एंड अलाउज द अदर सॉफ्टवेयर टू रन। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को मैनेज करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है उनके काम करने के लिए। तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? तो ये थी फोर्ट्रान। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FOR फॉर्मूला और TRAN ये होता है ट्रांसलेशन के लिए। इन विंडोज विच फाइल सिस्टम इज प्राइमरली यूज्ड फॉर हार्ड ड्राइव्स एंड SSD। SSD और हार्ड ड्राइव के लिए पहले कौन सा फाइल सिस्टम यूज होता था? तो ये था NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड एज ए हाई स्पीड ब्रिज। हाई स्पीड ब्रिज का काम कौन करती है CPU और रैम के बीच में? तो ये होती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी एक हाई स्पीड ब्रिज का काम करती है CPU और रैम के बीच में। अब आता है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। इससे डायरेक्टली टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। विच कमांड लाइन इंटरफेस कमांड इज यूज्ड टू चेक द IP कॉन्फ़िगरेशन। IP कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? तो ये होती है IP कॉन FIG कॉन्फ़िग। कोल्ड बूटिंग रेफर टू स्टार्टिंग द कंप्यूटर आफ्टर इट हैज बीन। तो कोल्ड बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना व्हेन completely powered off, when it is completely powered off। जब कंप्यूटर पूरी तरह से पावर ऑफ होता है उस टाइम पे जब हम स्टार्ट करते हैं उसे बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। इन MS वर्ड विच फीचर अलाउज यू टू क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ से क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली? तो ये होती है स्टाइल से। विच एक्सेल फंक्शन इज यूज्ड टू लुक फॉर ए वैल्यू। विच फंक्शन, एक्सेल के फंक्शन के बारे में पूछा गया है। विच इज यूज टू लुक फॉर ए वैल्यू, जो एक वैल्यू को देखने के लिए काम आता है। इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम। लेफ्ट मोस्ट कॉलम यानी कि यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड होती है, उस साइड राइट साइड होती है, तो लेफ्ट मोस्ट बोला है तो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम ऑफ ए टेबल एंड रिटर्न ए वैल्यू इन द सेम रो। और इसी रो की कोई और कॉलम से वैल्यू देने के लिए वो यूज होता है वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप। ठीक है, ये कैसे यूज होता है? तो देखो, इसके अंदर 4 वैल्यू डाली जाती है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, यानी कि किसके लिए हमें वैल्यू चाहिए। जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर दिए हुए हैं और बाद में हमें मार्क्स दिए हुए हैं थर्ड कॉलम के अंदर। ठीक है, तो पहले कॉलम में हमें जैसे कि रोल नंबर 2 का के मार्क्स चाहिए, तो रोल नंबर 2 है, यहाँ पर हम डाल देंगे रोल नंबर। जैसे कि 102 है रोल नंबर। उसके बाद हमें डालना है क्या? टेबल टेबल एरे। टेबल के एरे कहाँ से कहाँ तक हमें सर्च करना है। ठीक है, यहाँ से देख के यहाँ तक जो भी होगा वो हम डाल देंगे। एरे जो भी जितनी भी होगी वो। उसके बाद होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इस रो का जो हम डाल रहे हैं, जो रोल नंबर हम डाल रहे हैं, उस रो के किस कॉलम से हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें चाहिए थर्ड कॉलम से, तो ये हमने डाल दिया थर्ड। और उसके बाद ट्री और फॉल्स हमें वैल्यू देनी होती है। ट्री होता है थोड़ा बहुत मैच होता है उसके लिए, और फॉल्स होता है एकदम जो एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें उसके लिए। ठीक है, तो ये होता है वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप फंक्शन। इन MS एक्सेल व्हाट डज द एरर REF मीन्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ए सेल रेफरेंस इज नॉट वैलिड। सेल का रेफरेंस अगर चेंज हो गया हो या सेल डिलीट कर दी गई हो, उस टाइम पर ये एरर आता है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक, देखो हाइपरलिंक के से खत्म हो रहा है, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस के इसकी शॉर्टकट की होती है। इन पावर पॉइंट वट इज स्लाइड मास्टर यूज्ड। स्लाइड मास्टर हम तब यूज करते हैं जब हमें सभी स्लाइड्स के अंदर एक कॉमन चेंज करना होता है। टू सेट ए कंसिस्टेंट लेआउट एंड डिजाइन फॉर ऑल स्लाइड। सभी स्लाइड के लिए कोई एक ही डिजाइन हमें
सेलेक्ट करना होता है उस टाइम हम इसका यूज करते हैं। अब आता है विच फीचर इन एक्सेल अलाउज यू टू चेंज द कलर ऑफ ए सेल। सेल का कलर चेंज करना है ऑन द बेस्ड ऑफ इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू के बेस पर, तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये एक कंडीशन दे दी कि उसकी वैल्यू के बेस पर हमें चेंज करना है कलर। टू सेलेक्ट एन एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो रो के लिए एम एस एक्सेल में शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस स्पेस। और यही अगर कॉलम को सिलेक्ट करना होता तो ये होती है कंट्रोल प्लस स्पेस। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रिप्लेस्ड डायलॉग बॉक्स इन एम एस वर्ड? रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। फाइंड एंड रिप्लेस होता है, आपको पता होगा। विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर स्पेल चेक? स्पेल चेक के लिए, स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी फंक्शन की होती है? तो ये होती है F7। F7 से हम स्पेल चेक कर सकते हैं एम एस ऑफिस में। व्हाट डज द टर्म रिजोल्यूशन रेफर टू इन मॉनिटर? रिजोल्यूशन रिलेटेड होता है क्वालिटी से, मॉनिटर की क्वालिटी से। तो द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर कितने पिक्सल दिखाए जा रहे हैं उससे हम क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं, वो ही होता है रिजोल्यूशन। ठीक है, द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। अब आता है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर? फोल्डर क्रिएट करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर में क्या शॉर्टकट की होती है? तो ये होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है। व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर? ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, हर एक सिंबल के लिए, हर एक अल्फ़ाबेट के लिए ASCII एक कोड होता है, जैसे कि 65 कोड होता है ए के लिए। ठीक है। विच शॉर्टकट इज यूज टू मिनिमाइज ऑल विंडोज एंड शो द डेस्कटॉप? सभी विंडो जो भी ओपन होगी हमारे कंप्यूटर में उन सबको मिनिमाइज करने के लिए कौन सा जो शॉर्टकट की है वो हम यूज करते हैं? तो वो है विंडो प्लस डी। इससे सभी मिनिमाइज हो जाती है जो भी विंडो हमने खोल रखी है। डेटा लिंक लेयर, विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर इन OSI मॉडल? OSI मॉडल होता है, इसे हम कभी ना कभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जरूर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके एक डेटा लिंक लेयर होता है, उसमें कौन सा डिवाइस ऑपरेट करता है? तो इसका सही आंसर होगा स्विच। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, DNS की फुल फॉर्म नेटवर्किंग में होती है डोमेन नेम सिस्टम। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन ए क्लाइंट एंड ए सर्वर ऑन ए नेटवर्क? कौन सा प्रोटोकॉल फाइल्स को, किस चीज को, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है? तो ये होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन एन IP एड्रेस लाइक, ये कोई IP एड्रेस है, इसके अंदर जो ये यहाँ पर नंबर होते हैं, ये 0 से लेकर के 256 255 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो है एक ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टेट का मतलब होता है 8। ठीक है, और 2 की पावर 8 यानी कि एक बिट जो 0 या 2 होती है तो उसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 की पावर 8 ये होता है 256। ठीक है, 256। और जीरो से लेके जब आप 255 255 तक काउंट करोगे तो ये 256 नंबर ही बनेंगे। विच टाइप ऑफ नेटवर्क केबल इज लिस्ट ससेप्टिबल? कम से मतलब बहुत कम कौन सी यूज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस के लिए? तो ये हो जाएगी फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, ये ऑप्टिकल सिग्नल्स के लिए यूज होती है मोस्टली। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए प्रॉक्सी सर्वर? प्रॉक्सी सर्वर का पर्पज क्या होता है? इट प्रोवाइड ए गेटवे बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट, इंटरनेट और यूजर के बीच प्रॉक्सी सर्वर एक गेटवे देता है। Proxy server improves privacy, security, performance by handling the client's request and forwarding it to the destination server. Which wireless technology is used for short range data exchange? 10 मीटर के लिए हम कौन सा जो है टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? वायरलेस।
वाईफाई तो हमें पता है थोड़ा सा ज़्यादा एरिया हो जाता है, 50-100 मीटर तक वाईफाई की रेंज होती है। तो ये होता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की रेंज हमें पता है 5 से 10 मीटर तक ही होती है। जो भी ईयरबड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं वायरलेस उनकी। What is the name of the process that converts readable data into unreadable code? कन्वर्ट करता है रीडेबल डेटा को रीडेबल कोड में, वो होता है इनक्रिप्शन, जिसे हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जिसे हम नहीं पढ़ सकते। अब आता है ए ट्रोजन हॉर्स इज ए टाइप ऑफ मेलवेयर दैट ट्रोजन हॉर्स अपियर्स टू यूजफुल सॉफ्टवेयर। हमें ऐसा दिखेगा कि ये एक यूजफुल सॉफ्टवेयर है बट परफॉर्म्स मैलिशियस एक्शन है, लेकिन ये गलत काम करेगा, ठीक है। हमारे कोई भी डेटा को चोरी कर लेगा इस तरह के। व्हाट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है हमने किसी फाइल पर एक पासवर्ड लगा रखा है पहले से ही, लॉगिन एरिया पर कुछ भी, और उसके बाद हम एडिशनल कोड या बायोमेट्री लगाते हैं, ठीक है, उसके साथ में हम, तो उसे बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे कि पहले हमें पासवर्ड डालना पड़ता है, उसके बाद ओटीपी आता है, हमें वो भी डालना पड़ता है, तो ये हो गया टू एफ ए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पाईवेयर? स्पाईवेयर का एक एग्जाम्पल कौन सा है? तो ये हो जाएगा की लोगर। की लोगर, पहले तो देखो स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर इज ए टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू एंटर योर डिवाइस, गैदर डेटा अबाउट यू। एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस मतलब कि गलत इरादे से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके डिवाइस में एंटर करता है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है एंड सेंड इट टू ए थर्ड पार्टी विदाउट योर कंसेंट। आपके परमिशन के बिना उसे थर्ड पार्टी को सेंड कर देता है। तो की लॉगर ऐसा होता है, जो भी आप की टाइप करोगे कीबोर्ड से उन सब की इंफॉर्मेशन लेगा। इन्फो स्टीलर आपके बारे में सभी इंफॉर्मेशन लेगा। ट्रैकिंग कुकीज यानी कि आप किस वेबसाइट पर जाते हो, किस पर लॉगिन करते हो, ये इंफॉर्मेशन लेगा। व्हाट इज स्पूफिंग इन साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी में स्पूफिंग का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है फेकिंग एन आइडेंटिटी टू गेन ट्रस्ट। स्पूफिंग का मतलब आपने देखा होगा, किसी भी मेल से आता है, जो कि ऑफिशियल मेल की तरह ही होती है, लेकिन किसी डॉट का, किसी डॉट कॉम के जगह पर आपको डॉट नेट मिल जाएगा। ऐसी वेबसाइट जिस जो कि हूबहू सेम होती है आपके ट्रस्ट को गेन करने के लिए, लेकिन वो एक फेक आइडेंटिटी होती है। What is the keyboard shortcut to reboot or restart a computer in a BIOS environment? रिबूट करने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो ये होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। इन एक्सेल विच की इज यूज्ड टू मेक ए सेल रेफरेंस? सेल रेफरेंस मेक करने के लिए, सेल्फ रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है? तो ये होती है F4। सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट का मतलब होता है किसी भी सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मेटिंग है तो वो साथ में कॉपी होगी, जब भी हम कॉपी करेंगे तो कॉन्स्टेंट कर देता है ये उस वैल्यू को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो ये है लेजर प्रिंटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम? रैम होता है रीडो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस का मतलब होता है स्टैटिक, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सर्च फॉर फाइल्स? फाइल्स को सर्च करने के लिए विंडोज फोल्डर में कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो ये होती है F3। F3 से हम सर्च कर सकते हैं फाइल्स के लिए। व्हाट डज पिंग मेजर? पिंग जो है वो क्या मेजर करता है? तो ये मेजर करता है रिस्पॉन्स टाइम ऑफ ए नेटवर्क कनेक्शन। नेटवर्क कनेक्शन में रिस्पॉन्स टाइम कितना लगा उसे हम पिंग। क्वेश्चन है, इन MS वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज केस? अपर केस से लोअर केस में चेंज करने के लिए और लोअर केस से अपर केस में चेंज करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F3 की का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए कर्नल? कर्नल क्या होता है? कर्नल इज ए फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो मेमोरी में जो पहला प्रोग्राम लोड होता है वो कर्नल है। इट रिमेन्स देयर अंटिल यू शट इट डाउन। जब तक हम कंप्यूटर को शट डाउन नहीं कर देते ये तब तक चलता रहता है। तो ये है एक द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर पार्ट है। ये जो है आंसर है हमारे 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के।
ठीक है, आंसर की है ये एक तरह से। अब 15 हम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इन टर्म ऑफ स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी और डेटा रिटेंशन आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ। हमें पता है प्राइमरी मेमोरी हमारी होती है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से होती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो हार्ड डिस्क हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जो मेमोरी कार्ड, सीडी वगैरह, हार्ड डिस्क, इनको बोलते हैं हम। तो देखो स्पीड डिफरेंस बताना है हमें, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी और वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में। तो देखो स्पीड में सबसे पहले रैम जो है एक वेरी फास्ट मेमोरी होती है। इट अलाउज द सीपीयू टू क्विकली रीड एंड राइट डेटा नीडेड फॉर रनिंग प्रोग्राम। रनिंग प्रोग्राम के लिए जो डेटा राइट और रीड करना होता है उसके लिए ज़रूरी होती है ये। ठीक है, तो ये क्विकली होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, वो मैकेनिकली स्टोर होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से स्टोर होता है, तो ये एक स्लो मेमोरी होती है। अब बात आती है स्टोरेज कैपेसिटी। हमें पता है रैम जो है फास्ट मेमोरी होती है, तो इसीलिए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी वो स्मॉलर होती है, यूजुअली मेजर्ड इन गीगाबाइट्स, जीबी में हम अक्सर इसको मेजर करते हैं। अब बात आती है हार्ड डिस्क, मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी स्पीड जो है काफ़ी स्लो होती है। ओपन मेजर्ड इन हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स या फिर टेराबाइट्स में हम इसको मेजर करते हैं। डेटा रिटेंशन आफ्टर पावर इज टर्न्ड ऑफ, जब पावर ऑफ हो जाती है तो डेटा रिटेंशन, डेटा हम कहाँ पर डेटा स्टोर हो जाता है, तो रैम के अंदर हमें पता है स्टोर नहीं होता। फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम कहीं भी चला जाता है, आप ऐसे याद रख सकते हो। वोलेटाइल मेमोरी होती है ये एक, ऑल डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, डेटा रिमेन स्टोर्ड इवन आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ, पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल बताओ एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। यूजर हो गए जो कंप्यूटर का यूज करते हैं, जैसे कि हम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, हमें एक सरफेस देता है, हमें एक स्क्रीन देता है, हमें ये ऐसे आइकन्स वगैरह देता है जिस पर हम क्लिक कर सकते हैं और हम इनको यूज कर सकते हैं। इट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड हार्डवेयर लेवल डिटेल्स। हार्डवेयर की कोई डिटेल बिना जाने हमें ये यूज करने का मौका देता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव्स यूजर कमांड, हमसे कमांड लेता है यूजर से और ट्रांसलेट करता है उनको इनटू इंस्ट्रक्शंस द हार्डवेयर कैन एग्जीक्यूट है। हार्डवेयर जो एग्जीक्यूट कर सकता है उन इंस्ट्रक्शंस में ये कन्वर्ट कर देता है, एंड देन डिस्प्ले द रिजल्ट बैक टू द यूजर, और फिर यूजर को रिजल्ट दिखाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होते हैं, सबसे पहले है प्रोसेस मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज रनिंग प्रोग्राम्स बाय एलोकेटिंग सीपीयू टाइम टू ईच प्रोसेस एंड एनेबलिंग मल्टीटास्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सीपीयू को टाइम बांट देता है हर एक प्रोसेस के लिए। ठीक है, इससे मल्टीटास्किंग में हेल्प मिलती है। मेमोरी मैनेजमेंट, इट कंट्रोल्स द यूज ऑफ रैम बाय एलोकेटिंग और फ्रीइंग मेमोरी स्पेस फॉर प्रोग्राम्स एज नीडेड। जिन भी प्रोग्राम के लिए मेमोरी की नीड होती है उन्हें स्पेस एलोकेट कर देता है, और जो प्रोग्राम्स, जो टास्क कंप्लीट हो गए हैं वहां से मेमोरी को फ्री कर लेता है। फाइल मैनेजमेंट, दी ओएस ऑर्गेनाइज, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑर्गेनाइज डेटा इनटू फाइल्स एंड फोल्डर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंटरफेस देता है जहां पर हम फाइल्स और फोल्डर में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अलाउ यूजर टू क्रिएट, और यूजर को ये अवसर देता है, मौका देता है, अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, उन फाइल को पढ़ने के लिए और वहां पर कुछ और फाइल में ऐड करने के लिए। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस में जो कि स्टोर होती रहती है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, फीचर इन एमएस वर्ड, जो कि एमएस वर्ड में एक फीचर होता है। एक्सप्लेन ए सिनेरियो वेयर एन असिस्टेंट वुड फाइंड दिस टूल यूजफुल इन ए गवर्नमेंट ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफिस में कोई एम्प्लॉय जो है, कोई असिस्टेंट जो है, इसको कैसे यूज कर सकता है।
एक मिनट रुको। तो देखो, मेल मर्ज की मदद से हम जो है लेटर्स, नोटिस और लेबल्स, इनके अंदर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम, डिटेल्स, एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, और बाकी लेटर वैसा का वैसा रहेगा। जैसे कि मेल मर्ज इज एमएस वर्ड इज ए फीचर दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट मल्टीपल पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट। पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट का मतलब है हर एक के लिए पर्सनल होंगे वो। ठीक है। बाय कंबाइनिंग एक मेन डॉक्यूमेंट होगा, कोई भी डिटेल होगी, और उसके अंदर डेटा सोर्स, जैसे कि हम नाम, एड्रेस और अदर डिटेल्स हम चेंज कर सकेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन हम एज इट इज रख सकते हैं, और नाम, एड्रेस और अदर डिटेल्स अलग अलग पर्सन्स के लिए हम चेंज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द सेम इंफॉर्मेशन रिपीटेडली, एक इंफॉर्मेशन को बार बार टाइप करने के बजाय मेल मर्ज ऑटोमेटिकली इंसर्ट इंडिविजुअल डेटा। मेल मर्ज की मदद से हम इंसर्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल डेटा, अलग अलग डेटा को, लाइक नेम और एड्रेस, इनटू ईच कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की हर एक कॉपी के अंदर हम नेम और एड्रेस को इंसर्ट कर सकते हैं। सिनेरियो इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, अब देखो यूज कैसे करेंगे हम इसको। एन असिस्टेंट इन ए गवर्नमेंट ऑफिस नीड्स टू सेंड अपॉइंटमेंट लेटर। मान लो कि अपॉइंटमेंट लेटर सेंड करने हैं हमें, टू हंड्रेड ऑफ सिटीजन्स, सैकड़ों लोगों को भेजने हैं, सेलेक्टेड फॉर ए पब्लिक सर्विस स्कीम, किसी स्कीम के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं उनको हमें हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स भेजने हैं। तो ईच लेटर कंटेन द सेम मैसेज। जो अपॉइंटमेंट लेटर है तो अपॉइंटमेंट का मैसेज तो सेम होगा सबके लिए, बट डिफरेंट पर्सनल डिटेल, लेकिन पर्सनल डिटेल्स सबकी अलग अलग होंगी, जैसे कि नाम हो गया, एड्रेस हो गया और अपॉइंटमेंट डेट हो गई। ठीक है। तो यूजिंग मेल मर्ज द असिस्टेंट कैन क्रिएट वन स्टैंडर्ड अपॉइंटमेंट लेटर, एक तो स्टैंडर्ड अपॉइंटमेंट लेटर क्रिएट कर सकता है, उसके बाद लिंक इट टू द डेटाबेस, और उसके बाद इसको डेटाबेस से लिंक कर देगा जिसके अंदर सिटीजन्स की डिटेल होंगी। फिर ऑटोमेटिकली जनरेट पर्सनलाइज्ड लेटर्स फॉर ईच रेसिपेंट। तो फिर हर एक के लिए पर्सनलाइज्ड लेटर जो है वो जनरेट हो जाएगा। इससे हमारे पास टाइम बचता है, और एरर्स होने की संभावना कम हो जाती है, और इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी को इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वर्क बुक एंड वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट होती है जो रो और कॉलम आप देखते हो एमएस एक्सेल के अंदर, उसे हम वर्कशीट बोलते हैं। और एक से अधिक वर्कशीटों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वर्क बुक बनती है। जैसे कि बुक के अंदर पेज होते हैं, पेज यानी कि शीट्स होती हैं, उसी तरह आप याद रख सकते हो कि वर्क शीट्स होती है वर्क बुक के अंदर। डिस्क्राइब हाउ यू वुड यूज ए फिल्टर टू मैनेज ए लार्ज लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डेटा। फिल्टर का यूज हम कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले वर्क बुक क्या होती है। ए वर्क बुक इन द इज द एंटायर एक्सेल फाइल, एक्सेल की पूरी फाइल को हम वर्क बुक बोलते हैं। इट कैन कंटेन मल्टीपल वर्कशीट, इसके अंदर एक से ज़्यादा मल्टीपल वर्कशीट हो सकती है, एंड इज सेव्ड विद एन एक्सटेंशन लाइक, और ये एक एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। हमें पता है एक्सेल की फाइल XLSX से सेव होती है। फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय डेटा एक्सेल फाइल इज ए वर्कबुक। वर्कशीट क्या होती है? ये वर्कशीट इज एन इंडिविजुअल शीट इनसाइड a workbook. It consists of row and column where data is entered and analyzed. वर्कशीट इंडिविजुअल शीट होती है जिसके अंदर रो और कॉलम होते हैं, जहाँ पर हम एंटर करते हैं डेटा को और फिर एनालाइज करते हैं। ए वर्कबुक कैन हैव मोर वर्कशीट, एक वर्कबुक के अंदर अधिक कई वर्कशीट्स हो सकती है, सच एज एम्प्लॉय की डिटेल हो सकती है एक वर्कशीट में, एक में उनकी सैलरी हो सकती है, एक में उनकी अटेंडेंस हो सकती है। यूजिंग ए फिल्टर टू मैनेज फिल्टर का यूज हम कैसे करते हैं किसी लार्ज लिस्ट को मैनेज करने के लिए। टू मैनेज ए लार्ज एम्प्लॉय लिस्ट यूजिंग ए फिल्टर, सेलेक्ट द हेडर रो ऑफ द एम्प्लॉय डेटा। हेडर रो जो होती है जिसके अंदर नेम, डिपार्टमेंट, जॉब टाइटल, सैलरी वगैरह लिखा होता है, उसको सेलेक्ट करेंगे, और फिर डेटा टैब में जाके हम फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो कॉलम में होते हैं हेडर रो के, वहां पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है। ड्रॉप डाउन एरो अपीयर ऑन ईच कॉलम हेडर, ईच कॉलम के हेडर में एक ड्रॉप डाउन डाउन लिस्ट बन जाएगी। तो वहां से चूज स्पेसिफिक क्राइटेरिया सच एज
शोइंग ओनली एम्प्लॉय फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को शो पर क्लिक कर सकते हैं और वहां से ईच एक्सेल विल डिस्प्ले ओनली द रो दैट मैचेस द सिलेक्टेड क्राइटेरिया, जो भी उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होंगे केवल उनकी ही रो यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले एम्प्लॉय विद स्पेसिफिक जॉब टाइटल, किसी स्पेसिफिक जॉब टाइटल के लिए भी हम फिल्टर कर सकते हैं, या फिर किसी की सैलरी किसी से अबव बिलो उसके लिए भी हम इसको चेक कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कीबोर्ड की शॉर्टकट्स के जो इम्पोर्टेंस होती है उसको बताओ इन इम्प्रूविंग ऑफिस प्रोडक्टिविटी, ऑफिस की प्रोडक्टिविटी को हम कीबोर्ड शॉर्टकट से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, और एक्सप्लेन करना है हमें कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई और ऑल्ट प्लस टैब शॉर्टकट कीज को। तो देखो, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हेल्प इम्प्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी बाय अलाउइंग यूजर टू परफॉर्म टास्क फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली विदाउट रिलाइंग हेवीली ऑन माउस, माउस का बिना ज़्यादा यूज किए हम फास्ट तेज तरीके से और एफिशिएंटली जो है यूज कर सकते हैं। दे सेव टाइम, इन इनसे जो है टाइम बचता है, रिड्यूस रिपीटेटिव मूवमेंट, और जो बार बार मूवमेंट रिपीट होते हैं उनको ये रिड्यूस करती है, एंड हेल्प यूजर मेंटेन फोकस वाइल वर्किंग ऑन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट और अदर ऑफिस एप्लीकेशन में जब हम काम करते हैं तो ये हमारा फोकस मेंटेन करती है, ठीक है, मेंटेन रखती है कि कीबोर्ड पर जैसे हम टाइप कर रहे हैं तो यही से हम कोई छोटे मोटे काम है वो कर लें, ठीक है। यूजिंग शॉर्टकट्स ऑल्सो रिड्यूस फिजिकल स्ट्रेन और इंक्रीज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती है व्हेन परफॉर्मिंग कॉमन टास्क, जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो देखो, कंट्रोल प्लस जेड हम अनडू के लिए यूज करते हैं, रिवर्स द मोस्ट रिसेंट एक्शन, जो भी मोस्ट रिसेंट एक्शन हमने किया है उसको रिवर्स करने के लिए, उसको बैक करने के लिए, सच एज डिलीटिंग टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग चेंज, जैसे कि टेक्स्ट को डिलीट करना हो गया, कोई फॉर्मेट हो गया उसको चेंज करना हो गया। इट हेल्प्स क्विकली करेक्ट द मिस्टेक, कोई गलती से हमने डिलीट कर दिया और टेक्स्ट, उसको क्विकली हम रिकवर कर सकते हैं। अब वो आ गया कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड से हमने जो टास्क रिवर्स किया था उसको ही हम वापस कर सकते हैं अनडू, ठीक है, रीडू कर सकते हैं उसको हम रीअप्लाई ऑन एक्शंस, एन एक्शन दैट वाज अनडन यूजिंग कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड से जो एक्शन हुआ था उस पर रीअप्लाई होता है। इट इज यूजफुल व्हेन एन अनडू वाज डन बाय मिस्टेक, जब हमने गलती से अनडू कर दिया हो तो हम कंट्रोल प्लस वाई से रीडू कर सकते हैं। ओल्ट प्लस टैब जो होता है स्विच करता है एप्लीकेशंस को, जब हमने एक से ज़्यादा प्रोग्राम या विंडोज खोल रखे हो अपने कंप्यूटर में तो हम ओल्ट प्लस टैब से उनके अंदर स्विच कर सकते हैं, एक विंडो से दूसरे विंडो पर जा सकते हैं, ठीक है, बिना मिनिमाइज किए हुए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एंड देयर रेलेवेंस टू डेली ऑफिस वर्क। पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ जो हम शेयर करते हैं टेक्स्ट फाइल्स को वगैरह वगैरह। यूआरएल क्या होता है, बायोस क्या होता है, और जीयूआई क्या होता है। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना, तो ये शेयरिंग के लिए बेस्ट होता है। ये फाइल फॉर्मेट डेवलप टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए डेवलप किया गया है कंसिस्टेंटली अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर में। रेलिवेंस कॉमनली यूज्ड फॉर ऑफिशियल रिपोर्ट, कहाँ पर यूज होता है ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स में, फॉर्म्स में, लेटर्स में, बिकॉज फॉर्मेटिंग रिमेन्स अनचेंज्ड एंड फाइल्स आर इजी टू शेयर और प्रिंट करने के लिए आसानी होती है पीडीएफ को, ठीक है। यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये जो है एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का, द एड्रेस यूज टू एक्सेस ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर कोई भी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए ये एड्रेस होता है, जैसे कि वेबसाइट का या किसी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को। यूज डेली टू एक्सेस गवर्नमेंट पोर्टल, ईमेल सर्विसेज, क्लाउड स्टोरेज, हम कहीं भी एक्सेस करते हैं तो वो हम यूआरएल की मदद से ही करते हैं इंटरनेट पर। अब बात आ गई बायोस की, बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फारवर्ड फिर्मवेयर
that starts the computer and initialize hardware before the operating system loads. ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले ये इनिशियलाइज करता है हार्डवेयर को, ठीक है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। हेल्प्स इंश्योर दी कंप्यूटर बूट्स करेक्टली, कंप्यूटर जो बूट हुआ है वो करेक्टली हुआ है। अलाउ बेसिक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को अलाउ करता है और ट्रबल शूटिंग में हेल्प करता है ये। अब बात आ गई GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ए यूजर इंटरफेस दैट अलाउज इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ जो इंटरेक्शन करने के लिए मदद करता है, उस इंटरफेस को हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। ग्राफिकल का मतलब है जहाँ पर हम आइकन्स का, विंडोज का, मेन्यूज का और माउस क्लिक का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट कमांड। टेक्स्ट कमांड देने के बजाय हम आइकन्स, विंडोज, मेन्यूज वगैरह का यूज करते हैं, वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मेक्स ऑफिस मेक्स ऑफिस सॉफ्टवेयर इजियर टू यूज बनाता है ये। एनेबल स्टाफ टू वर्क एफिशिएंटली विदाउट नीडिंग टेक्निकल कमांड, बिना टेक्निकल कमांड लाइन की नॉलेज के भी हम सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है ये प्रिंटर बना हुआ है, यहाँ से प्रिंट होगा, यहाँ से सेव होगा वगैरह वगैरह। Question is differentiate between LAN, local area network, and wide area network. Which one is typically used within a single office building? ठीक है, लैन और वैन में डिफरेंस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन, इट कवर्स ए स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए हम लैन का यूज करते हैं, जैसे कि किसी सिंगल बिल्डिंग में, ऑफिस में और किसी कैंपस में। इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में होता है तो इसीलिए हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है इसमें। यूजुअली ओन्ड एंड मैनेज बाय ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ओन किया जाता है और मैनेज भी किया जाता है। इट यूज टू शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, फाइल्स, इंटरनेट कनेक्शन, जैसे कि हम किसी एक प्रिंटर को एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के साथ जोड़ देते हैं तो उसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, कि वो लैन की मदद से जुड़ा हुआ है। और ये सिंपली किसी न किसी ऑफिस में होगा, किसी बिल्डिंग में होगा, स्कूल में होगा, किसी कॉलेज में होगा, तो ये मैनेज होता है और ओन किया जाता है किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब बात आती है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में होता है। बेसिकली नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कनेक्शंस ऑफ डिवाइसेस, एक जगह से दूसरी जगह रिसोर्सेज का शेयर होना, सच एज मल्टीपल सिटीज। और जो वैन होता है लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में होता है, जैसे कि मल्टीपल सिटीज में, कंट्रीज में या कंटिनेंट्स में। स्लोअर देन लैन, लैन से जो है स्लोअर होता है थोड़ा सा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन होता है। इसके अंदर व्हाट्सएप मैसेजिंग, इंस्टाग्राम मैसेजिंग आते हैं कि हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। ओपन यूज पब्लिक और लीज्ड कम्युनिकेशन लाइन्स, जैसे कि इंटरनेट का ये यूज करता है। कनेक्ट्स मल्टीपल लैंड्स टुगेदर, ये मल्टीपल मल्टीपल लैंड्स को एक साथ भी कनेक्ट करने का काम करता है। A local area network is typically used within a single office building. सिंगल ऑफिस बिल्डिंग में लैन का यूज होता है। अब बात आती है फिशिंग क्या होता है। फिशिंग हैकर्स के द्वारा अपनाई जाने वाली एक टेक्निक है हैकिंग के लिए। इसमें क्या होता है, एक फेक पेज वगैरह बनाया जाता है फेक यूआरएल के साथ। जैसे कि google.com है तो वो बना देंगे google.com.in, ऐसे कुछ भी। And how can a secretariat assistant identify a suspicious email to prevent a security breach? Phishing is a type of cyber crime. Cyber crime का ये एक टाइप है in which attackers send fraudulent emails और मैसेज, fraudulent और मैसेज, emails और मैसेज भेजते हैं that appears to come from a trusted organization, जो हमें लगता है कि ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से ही आए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होता है। The goal is to trick recipients into revealing sensitive information लेने के लिए होता है ये, जैसे कि पासवर्ड वगैरह। कोई लिंक आ जाएगा वेबसाइट का और हमें लगेगा ये ओरिजिनल वेबसाइट है, वहां पर जाके हम अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह, ऑफिशियल लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह डाल देंगे और इनटू क्लिकिंग मैलिशियस लिंक और अटैचमेंट ये देते हैं मोस्टली। तो हम इनसे कैसे बच सकते हैं। अनयूजुअल सेंडर एड्रेस,
द ईमेल में लुक ऑफिशियल बट यूजेज ए स्ट्रेंज और मिस स्पेल्ड ईमेल एड्रेस। हमें ये ध्यान रखना है मिस स्पेल्ड एड्रेस ना हो, एड्रेस सही हो सेंडर का। अर्जेंट और थ्रेटनिंग लैंग्वेज, हमें डराने की कोशिश वो करेंगे, जैसे कि मैसेज दैट प्रेशर द यूजर टू एक्ट इमीडिएटली, जैसे कि यूर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड, विल बी ब्लॉक्ड। ये कॉमन फिशिंग साइंस होते हैं। अनएक्सपेक्टेड अटैचमेंट और लिंक्स, emails containing attachment or links that were not requested or expected should be treated with caution। स्पेलिंग और ग्रामर एरर, ग्रामर में या स्पेलिंग में एरर मिल सकती है, पुअर लैंग्वेज क्वालिटी होती है। रिक्वेस्ट फॉर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारे पासवर्ड्स वगैरह पिन वगैरह कॉन्फिडेंशियल डिटेल मांग लेंगे ईमेल के थ्रू, लेकिन जो ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती है वो ऐसे नहीं मांगती है। जेनरिक ग्रीटिंग, हमारे नाम की जगह पर वो यूज करेंगे डियर यूजर। ठीक है, तो ऐसे अगर मेल्स हमारे पास भी आए तो हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। प्रिवेंशन क्या है? डू नॉट क्लिक ऑन लिंक्स और डाउनलोड अटैचमेंट्स फ्रॉम सस्पिशियस ईमेल्स। सस्पिशियस ईमेल से कुछ भी आए तो लिंक पर क्लिक नहीं करना है और डाउनलोड भी नहीं करनी है कोई अटैचमेंट, कोई फोटो वीडियो वगैरह अगर साथ में है तो। रिपोर्ट द मैसेज टू द आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करनी है और डिलीट इट टू प्रिवेंट सिक्योरिटी ब्रीच, और डिलीट कर देना है ऐसी ईमेल्स को तुरंत ही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है? क्रोम और गूगल में क्या डिफरेंस है? प्रोवाइड टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो देखो वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर में हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, उसको व्यू करते हैं, उसको देखते हैं, उसमें नेविगेशन करते हैं। ये वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है यूज टू एक्सेस व्यू एंड नेविगेट वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। इट डिस्प्लेज वेब पेजेस एंड अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद ऑनलाइन कंटेंट। वेब पेज को डिस्प्ले करता है वेब ब्राउजर, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स फायरफॉक्स हो गया। लेकिन सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन इज एन ऑनलाइन सर्विस, ये एक ऑनलाइन सर्विस है यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए है सर्च इंजन। बाय सर्चिंग थ्रू वेब पेजेस यूजिंग कीवर्ड्स का यूज करके ये सर्च करता है। जैसे कि हम गूगल पर कुछ भी सर्च करेंगे, गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल पर कुछ भी सर्च करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन जब हम किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो हमें पता है वेबसाइट ब्राउजर के अंदर ओपन होती है, तो वो है जो क्रोम के अंदर ओपन होगी। अगर हमने गूगल में कुछ सर्च किया है तो वो क्रोम के अंदर ओपन होगा। ठीक है, ऐसे ही बिंग भी एक सर्च इंजन होता है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर क्या है? स्लाइड मास्टर एक ऐसी स्लाइड है जिसमें अगर हम चेंज करते हैं तो वो चेंज सभी स्लाइड्स के अंदर होता है। वो अगर डिजाइन में चेंज होता है, फॉर्मेट में चेंज होता है, तो वो पूरे मतलब कि सभी स्लाइड्स के अंदर ही चेंज होगा। हाउ डज इट हेल्प इन मेंटेनिंग ए कंसिस्टेंट डिजाइन अक्रॉस ऑल स्लाइड्स इन ए प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन? तो देखो स्लाइड मास्टर इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज स्पेशल फीचर दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल डिजाइन, ओवरऑल डिजाइन को कंट्रोल करता है ये, और फॉर्मेटिंग ऑफ ए प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की फॉर्मेटिंग को भी ये कंट्रोल करता है। इट एक्ट्स एज ए सेंट्रल टेम्पलेट दैट स्टोर्स सेटिंग्स फॉर स्लाइड लेआउट। इसके अंदर हम स्लाइड लेआउट, फ़ॉन्ट्स, कलर, बैकग्राउंड और लोगोज, प्लेस होल्डर आदि की सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं। हाउ स्लाइड मास्टर हेल्प मेंटेन कंसिस्टेंट डिजाइन? यूनिफॉर्म अपीयरेंस, यूनिफॉर्म अपीयरेंस का मतलब है कि एक जैसा चेंज होगा सबके अंदर। चेंज मेड इन स्लाइड मास्टर ऑटोमेटिकली अप्लाइज टू ऑल स्लाइड्स, सभी स्लाइड्स में अपने आप चेंज हो जाएगा, वो भी एक जैसा, जैसे कि फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर। कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, लोगोज, हेडर्स, फुटर्स, ऑफिशियल कलर्स कैन बी एडिड वंस एंड अपीयर ऑन एवरी स्लाइड। एक बार हम इनको ऐड करेंगे और वो सभी स्लाइड्स पर दिखाई देंगे। टाइम सेविंग है, साफ साफ दिख रहा है, हमें सभी स्लाइड्स पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू फॉर्मेट ईच स्लाइड इंडिविजुअली, अलग अलग एक एक स्लाइड वो फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है। वन चेंज मेड द एंटायर प्रेजेंटेशन, एक ही चेंज से पूरी प्रेजेंटेशन में चेंज हो जाता है।
प्रोफेशनल लुकअप का मतलब है जैसे कि एक स्लाइड में अगर हमें इंडिविजुअली अलग अलग स्लाइड में मान लो कि लोगो ऐड करने हैं, तो किसी स्लाइड में हो सकता है यहाँ पर हो जाए, किसी में हो सकता है थोड़ा सा दूर हो जाए, थोड़ा अलाइनमेंट सेम ना रहे। ठीक है, लेकिन अगर हमें स्लाइड मास्टर की हेल्प से यूज ऐड करेंगे तो वो एक ही अलाइनमेंट में होगा, सभी जो स्लाइड्स है उनके अंदर एक ही अलाइनमेंट में होगा। एंश्योर ऑल स्लाइड फॉलो द सेम डिजाइन स्टैंडर्ड, सेम डिजाइन स्टैंडर्ड होता है सभी स्लाइड्स में, विच इज एसेंशियल फॉर ऑफिशियल और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के लिए ये सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द बूटिंग प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर। बूटिंग प्रोसेस क्या होती है? तो देखो, जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं कंप्यूटर की और वहां से लेके जब तक रेडी टू यूज होता है कंप्यूटर, हमारे लिए काम करने के लायक होता है, उसके बीच में जो काम होता है उसे हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को ऑन होने में आपने देखा होगा टाइम लगता है, तो वो वहां पर बूटिंग प्रोसेस चल रही होती है। तो अब जब ज्यादा टाइम लगे तो इसका मतलब है बूटिंग प्रोसेस में ज्यादा टाइम लग रहा है। एक्सप्लेन दिस स्पेसिफिक रोल ऑफ द बायोस। बायोस हमें पहले भी पढ़ा था कि कंप्यूटर जब भी ऑन होता है तो सबसे पहले बायोस ये काम करता है। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द पावर बटन इज प्रेस्ड अंटिल द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स कंट्रोल। पावर बटन जब हमने दबाया वहां से लेकर के ऑपरेटिंग सिस्टम ने जहां पर कंट्रोल लिया वहां तक के बीच में क्या होता है? तो देखो, द बूटिंग प्रोसेस इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ए कंप्यूटर फॉलोज टू स्टार्ट अप। स्टार्टअप होने के लिए कंप्यूटर जो स्टेप्स फॉलो करता है वे बूटिंग प्रोसेस है। एंड बिकम रेडी फॉर यूज आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑन। पावर ऑन होने के बाद रेडी टू यूज होने तक जो भी स्टेप्स कंप्यूटर फॉलो करता है, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इनिशियलाइजिंग हार्डवेयर, हार्डवेयर इनिशियलाइज करना, चेकिंग सिस्टम कंपोनेंट्स एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी। स्टेप्स ऑफ द बूटिंग प्रोसेस एंड द रोल ऑफ बायोस। तो देखो, सबसे पहले पावर ऑन होती है। व्हेन द पावर बटन इज प्रेस्ड द कंप्यूटर रिसीव इलेक्ट्रिकल पावर। कंप्यूटर को इलेक्ट्रिकल पावर मिलती है पावर बटन ऑन होने से। एंड सीपीयू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ए प्री डिफाइंड मेमोरी लोकेशन। प्री डिफाइंड मेमोरी लोकेशन से जो है सीपीयू स्टार्ट कर देता है एग्जीक्यूट करना कुछ इंस्ट्रक्शंस को। वो इंस्ट्रक्शंस होती है बायोस के अंदर। ठीक है, बायोस, द बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ए फर्मवेयर स्टोर्ड ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में जो कि स्टोर होती है, इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट रन्स। जो चलता है ये वो पहला प्रोग्राम होता है। इट्स मेन रोल्स इंक्लूड्स पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सबसे पहले तो टेस्ट करता है ये कि सभी हार्डवेयर, कीबोर्ड्स, स्टोरेज डिवाइस सबसे अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। चेक्स द कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे कि रैम, सीपीयू, कीबोर्ड, स्टोरेज डिवाइसेस टू इंश्योर दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। वो अच्छे से काम कर रहे हैं ये चेक करता है सबसे पहले बायोस प्रोग्राम। हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन, ठीक है, प्रिपेयर्स द हार्डवेयर सो द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन यूज इट। प्रिपेयर करता है हार्डवेयर को ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको यूज कर सके। सेटअप द स्क्रीन, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड्स, इनको सेटअप करता है ये। उसके बाद होता है बूट डिवाइस सिलेक्शन, determines which storage device contains the operating system and prepares to load it। फिर डिटरमाइन करता है कि कौन से स्टोरेज डिवाइस यानी कि कहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स किए हुए हैं। ठीक है, तो जो ये बायोस है ये सबसे पहले ही होना चाहिए हमारी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये रैम में नहीं होता है। ठीक है, बायोस कहाँ पर नहीं होता है? रैम के अंदर नहीं होता है, क्योंकि रैम के अंदर तो वो पावर ऑफ होते ही सब डेटा इरेज हो जाता है, तो दोबारा से जब पावर ऑन होगी तो बायोस के अंदर, बायोस तो रैम के अंदर नहीं होगा। उसके बाद है लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है डिटरमाइन कर लेता है कौन से स्टोरेज डिवाइस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आफ्टर बायोस कंप्लीट इट्स चेक इट लोकेट्स द ओएस लोडर ऑन द selected boot device। The OS loader is then loaded into the computer RAM। उसके बाद OS लोडर लोड होता है कंप्यूटर की रैम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन। फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है एमएस एक्सेल के? एडिशनली डिस्क्राइब ए सिनेरियो वेयर यू वुड
यूज दी वी लुकअप और इफ फंक्शन हम कहाँ पर यूज करते हैं वो भी हमें बताना है। तो सबसे देखो पहले देखो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इज ए यूजर डिफाइंड एक्सप्रेशन। यूजर डिफाइंड एक्सप्रेशन होता है दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन वैल्यूज, जो कि वैल्यूज पे या फिर सेल रेफरेंसेस पर या फिर दोनों पर कैलकुलेशन करता है। एग्जाम्पल जैसे कि हम लिखते हैं A1 + B1, तो ये हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। एड्स द वैल्यू इन सेल्स A1 and B1। फॉर्मूला कैन यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस, नेगेटिव, इंटू और डिवाइड। ठीक है, प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करता है। एंड कंबाइन मल्टीपल ऑपरेशन को भी कंबाइन कर सकता है। अब बात आती है फंक्शन क्या है। ये फंक्शन इज ए प्री डिफाइंड फॉर्मूला। ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है बिल्ट इनटू एक्सेल टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। जैसे कि हम सम A1:A10 लिखते हैं कैलकुलेट करने के लिए A1 से A10 तक की वैल्यूज को। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला नहीं हो, ये वाला फंक्शन नहीं होता, तो हमें A1 + A2 + A3 ऐसे लिखना पड़ता इनको जोड़ने के लिए। तो फंक्शन से सेव टाइम, ये हमारा टाइम को बचाता है, एरर को कम करता है। एंड यू डोंट नीड टू राइट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है वी लुकअप क्या होता है और इफ फंक्शन क्या है। वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। ठीक है, यूज टू सर्च फॉर ए वैल्यू इन टेबल। ये यूज होता है सर्च करने के लिए वैल्यू को टेबल के अंदर एंड रिटर्न रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और उसकी इंफॉर्मेशन वापस देने के लिए। एन असिस्टेंट सिनेरियो देखो, एन असिस्टेंट हैज एन एम्प्लॉय लिस्ट विद एम्प्लॉय आईडी। एक लिस्ट है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है और डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो लुकअप का यूज हम कैसे करेंगे। दे कैन ऑटोमेटिकली फिल इन द डिपार्टमेंट फॉर ईच एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर आईडी इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इट मैनुअली। तो मतलब कि किसी एम्प्लॉय की आईडी जो है वो देख के हमें ये पता चल जाए कि उसका डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले लुकअप में हम लिखते हैं कोलन 1 के अंदर जो कॉलम 1 के अंदर हमें जो आईडी चाहिए होती है, जैसे कि E2 एम्प्लॉय 2 की हमें डिपार्टमेंट चेक करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, एम्प्लॉय 2 की आईडी यहाँ से चेक कर लेगा। उसके बाद B2 से B10 तक ये इसमें सर्च करेगा। ठीक है, सेकंड कॉलम में, 2 का मतलब है कॉलम नंबर सेकंड में ये सर्च करेगा और जो भी वैल्यू होगी उसको ये दे देगा। ठीक है, फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट सेम होगी, ये E2 वैल्यू एग्जैक्ट सेम मैच करेगा ये। फाइंड द एम्प्लॉय आईडी इन E2 में एम्प्लॉय आईडी को ये फाइंड करेगा और रिटर्न दी कोरस्पोंडिंग डिपार्टमेंट, और उसका डिपार्टमेंट हमें ये एज ए रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, कॉलम नंबर 2 से। अब बात आती है इफ फंक्शन की। इफ एक कंडीशनल चेक करता है, कंडीशनल को चेक करता है, यूज टू परफॉर्म कंडीशनल चेक एंड रिटर्न डिफरेंट रिजल्ट्स डिपेंडिंग ऑन वेदर ए कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू है तो एक अलग रिजल्ट देगा, फॉल्स है तो एक अलग रिजल्ट देगा। इन ए पेरोल शीट द असिस्टेंट वांट टू मार्क एम्प्लॉइज एज एलिजिबल फॉर बोनस इफ देयर सैलरी इज अबव 50,000। $50,000 से अगर सैलरी ज्यादा है तो बोनस के लिए एलिजिबल है। इफ B2 ग्रेटर देन 50,000 है, ये हम कंडीशन देते हैं यहाँ पर कोमा लगा के। उसके बाद हम वो वैल्यू लिखते हैं, अगर ये कंडीशन सही है, सच है, तो ये प्रिंट होना चाहिए। तो प्रिंट होगा, यानी कि ये वैल्यू देगा एलिजिबल, अगर नहीं है तो ये देगा नॉट एलिजिबल। ऑटोमेटिकली असाइंस दी करेक्ट स्टेटस। नाउ 13 क्वेश्चन इज व्हाट इज द राउटर एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम स्विच। स्विच और राउटर में क्या डिफरेंस है। स्विच जो कि लोकल एरिया नेटवर्क लैन में होता है। एक्सप्लेन हाउ दिस डिवाइसेस वर्क टुगेदर टू कनेक्ट ऑन एन ऑफिस टू इंटरनेट। किसी ऑफिस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ये दोनों काम करते हैं। तो ये दोनों कैसे काम करते हैं ये पूछा गया है। सबसे पहले देखो राउटर। राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस है दैट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क, जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, सच एज ए लोकल ऑफिस नेटवर्क लैन को टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करता है राउटर।
ठीक है, वाईफाई राउटर आपने देखा होगा कि हमारा जो वाई हमारा मोबाइल से को हम कनेक्ट करते हैं किसी राउटर से, ठीक है, और वो राउटर हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट directs data packets between network using IP address, provides feature like network security हमें यही देता है, और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, समटाइम्स वाईफाई कनेक्टिविटी, ठीक है, ये सब यही देता है। उसके बाद है स्विच। The switch is a device that connects multiple devices within the same network. किसी लैन के अंदर या किसी सेम नेटवर्क के अंदर ये मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए काम आता है, सच एज कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर्स, इन सब को कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो है एक ही नेटवर्क के अंदर काम करता है, लैन के अंदर, और जो राउटर था वो लैन को वैन से जोड़ने का काम करता था। इट फॉरवर्ड्स डेटा ओनली टू द स्पेसिफिक डिवाइस, ये किसी स्पेसिफिक डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करता है, दैट नीड्स इट यूजिंग मैक एड्रेस, मैक एड्रेस की इसे जरूरत होती है, विच मेक्स लैन कम्युनिकेशन एफिशिएंट। ऑपरेट्स ओनली विद इन द लोकल एरिया, लोकल एरिया के अंदर ही ये ऑपरेट करता है। इट कैन नॉट डायरेक्टली कनेक्ट टू द इंटरनेट, ये सीधा इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो अब देखो हाउ राउटर एंड स्विचेस वर्क टुगेदर इन ऑफिस, ऑफिस में ये एक साथ काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्विच कनेक्ट्स ऑल ऑफिस डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर, और इनको एक साथ कनेक्ट करता है टू फॉर्म ए लैन, एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करने में, अलोइंग देम टू कम्युनिकेट इंटरनली, इंटरनली ये कम्युनिकेट कर सकेंगे इससे। द राउटर कनेक्ट्स द लैन टू द इंटरनेट, राउटर है वो लैन को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। व्हेन ए कंप्यूटर व्हेन ए कंप्यूटर इनसाइड द ऑफिस वांट्स टू एक्सेस ए वेबसाइट, वेबसाइट अगर हमें कोई एक्सेस करनी तो सबसे पहले डेटा गोज फ्रॉम द कंप्यूटर टू द स्विच, डेटा जो है कंप्यूटर से स्विच तक जाता है, उसके बाद स्विच फॉरवर्ड द डेटा टू द राउटर, उसके बाद स्विच जो है डेटा को फॉरवर्ड करता है राउटर के पास, और राउटर सेंड द डेटा आउट टू द इंटरनेट, इंटरनेट के पास डेटा भेजता है और वापस वहां से रिस्पॉन्स लेता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एंटी वायरस सॉफ्टवेयर और फायरवॉल, फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। तो देखो ये दोनों ही हमें जो है वायरसेस से बचाते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस से ये हमें बचाते हैं, लेकिन फायरवॉल जो है ये आर्मी की तरह काम करती है, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो पुलिस की तरह काम करता है। आर्मी हमारे बॉर्डर पर होती है, बाहर से कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होने नहीं देती, ठीक है, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये पुलिस की तरह है, ये हमारे कंट्री के अंदर जो है वो काम करता है, वहां पर अगर कोई वायरस है तो उसको रिमूव करने का काम करता है। हाउ डू दीज टू टूल्स वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट कंप्यूटर, ये गवर्नमेंट कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखो एंटीवायरस पर्पस क्या है इनके, एंटीवायरस क्यों सॉफ्टवेयर क्यों यूज होता है, डिटेक्ट, प्रिवेंट, रिमूव्स मेलवेयर सच एज वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स एंड स्पाईवेयर, डिटेक्ट करता है वायरसेस को, मेलवेयर को, और प्रिवेंट करता है और रिमूव कर देता है उनको। और फायरवॉल क्या है, ये कंट्रोल करता है नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन ए कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल नेटवर्क्स टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस को ही ब्लॉक कर देता है, ये अंदर आने ही नहीं देता। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन्स फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड ईमेल्स फॉर मैलिशियस कोड, ऑफन अपडेट्स वायरस डेफिनेशन रेगुलरली। फायरवॉल्स क्या होता है, मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग डाटा पैकेट्स, अलाउज और ब्लॉक ट्रैफिक्स बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स, सिक्योरिटी रूल्स के बेस पर आने वाले डेटा को ये ब्लॉक कर देता है। प्रोटेक्ट द इंटरनल सिस्टम, ये इंटरनल सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, और ये एक्सटर्नल थ्रेड्स से जो भी आते हैं मेलवेयर वगैरह उन्हें ये कंट्रोल करता है। इसके एग्जाम्पल देखो, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना आप, एंटीवायरस के हैं नोर्टोन, कैस्परस्काई और एम सी एफ ई। अब फायरवॉल के हैं विंडोज फायरवॉल, पी एफ सेंस और सिस्को ए एस ए। अब देखो हाउ एंटीवायरस एंड फायरवॉल वर्क टुगेदर इन अ गवर्नमेंट कंप्यूटर, गवर्नमेंट कंप्यूटर में ये एक साथ कैसे काम करती है। फायरवॉल प्रोटेक्शन एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह ये काम करती है, बाय फिल्टरिंग सस्पिशियस इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, सस्पिशियस जो भी ट्रैफिक होता है उसको फिल्टर करती है ये,
प्रिवेंट्स हैकर्स फिशिंग अटेम्प्ट्स और मैलिशियस नेटवर्क कनेक्शन फ्रॉम रीचिंग द कंप्यूटर। मैलिशियस नेटवर्क कनेक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचने ही नहीं देती है। अब बात आती है एंटीवायरस प्रोटेक्शन। ये स्कैन करता है फाइल्स को, ईमेल्स को, डाउनलोड्स फॉर मेलवेयर दैट में हैव बाईपास द फायरवॉल। जो फायरवॉल को बाईपास करके हमारे कंप्यूटर्स में आ गई है, उसको ये उन फाइल्स को स्कैन करता है, ईमेल्स को, डाउनलोड्स वगैरह को। और एंटर्ड थ्रू रिमूवेबल मीडिया, और किसी रिमूवेबल मीडिया के थ्रू जैसे यूएसबी और एसडी कार्ड्स के थ्रू अगर आ गई है तो रिमूव्स और क्वारंटाइन डिटेक्ट थ्रेड्स टू प्रिवेंट डैमेज। डैमेज होने से बचाता है ये हमें, ये रिमूव कर देता है इनको, एंटीवायरसेस को, वायरसेस को सॉरी। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ मैक्रोज। मैक्रोज का पर्पस बताना है हमें एमएस ऑफिस में। हाउ कैन असिस्टेंट यूज मैक्रोज टू हैंडल रिपीटेटिव फॉर्मेटिंग टास्क इन लॉन्ग रिपोर्ट और ऑफिशियल कोरस्पोंडेंस। A macro is a recorded sequence of actions और commands। रिकॉर्डेड सीक्वेंस होती है ये एक्शंस की, ठीक है। जो भी एक्शंस हमें बार बार करने पड़ते हैं उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि किसी भी डॉक्यूमेंट में हमें मार्जिन देना है, हेडर बनाना है, सबसे ऊपर हेडर का जो फॉन्ट साइज है वो 24 रखना है लेट से, ठीक है। उन सभी सीक्वेंसेस को, एक्शंस को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसी को मैक्रो बोलते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होता है। दैट कैन बी रिप्लेड ऑटोमेटिकली, जो बाद में रिप्ले हो जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली, टू परफॉर्म रिपीटेटिव रिपीटेटिव टास्क। लगातार होने वाले कामों को परफॉर्म करते हैं ये मैक्रोज। सेम टाइम, सेव टाइम। मैक्रोज जो है टाइम को बचाते हैं, एरर को कम करते हैं, और इंश्योर कंसिस्टेंसी व्हेन द सेम स्टेप नीडेड टू अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स। तो पर्पज क्या है इसका देखो, ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क लाइक फॉर्मेटिंग, डेटा एंट्री और कैलकुलेशन। ये ऐसे कामों को ऑटोमेटिक कर देते हैं। इंश्योर कंसिस्टेंसी इन दी फॉर्मेटिंग और स्टाइल अक्रॉस डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग मैनुअल एफर्ट्स। तो एग्जाम्पल इसके क्या है, एन असिस्टेंट फ्रिक्वेंटली प्रिपेयर्स लॉन्ग रिपोर्ट और ऑफिशियल लेटर्स दैट रिक्वायर। किसी असिस्टेंट को लॉन्ग रिपोर्ट्स और ऑफिशियल लेटर्स बनाने होते हैं तो ये स्टैंडर्डाइज्ड फ़ॉन्ट साइज उनका सेम रखना पड़ता है। हेडिंग स्टाइल्स और नंबरिंग जो है लगातार सेम रखनी पड़ती है। पेज लेआउट, मार्जिन वगैरह, हेडर फुटर वगैरह, ये सब उसको सेम रखने पड़ते हैं। इंस्टेड ऑफ फॉर्मेटिंग ईच सेक्शन मैनुअली एवरी टाइम, तो हर बार अलग सेक्शन को अलग अलग मैनुअली फॉर्मेट करने के बजाय असिस्टेंट कर सकता है रिकॉर्ड ए मैक्रो, एक मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकता है। वाइल फॉर्मेटिंग ए सैम्पल सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट, सेव द मैक्रो, उस मैक्रो को सेव कर सकता है और फिर उस मैक्रो को रन कर देगा, तो वो ऑटोमेटिक ये काम हो जाएंगे। इसके बेनिफिट क्या क्या है दिख ही रहे हैं, टाइम को बचाता है, लेंथी डॉक्यूमेंट्स में रिड्यूस करता है फॉर्मेटिंग एरर्स को, और इंश्योर करता है ऑल रिपोर्ट्स एंड कोरस्पोंडेंस फॉलो द ऑफिशियल टेम्पलेट एंड स्टाइल गाइडलाइंस। ठीक है। तो अब देखो हमने 40 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं और 15 हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। इस तरह हमने 55 टोटल क्वेश्चन कर लिए हैं, 55। इसी तरह हम अगर 8 से 10 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो हमारे पास लगभग 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 500 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा, बहुत हो जाते हैं ये, ठीक है। 500 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो, आप इजीली टायर 2 को क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। मेरिट लिस्ट में आप आसानी से आ जाओगे। तो इस पीडीएफ को आपको बार बार पढ़ना है और लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है अपने आप, ठीक है। तो ये पीडीएफ का लिंक मैं नीचे दे दूंगा आपको, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और टायर 2 के लिए अगर आपने पहले पहले कभी भी कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, कि कोई डिप्लोमा किया है आपने, आपने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर पढ़ा, आपने 11th 12th में कंप्यूटर पढ़ा है, ठीक है, तो आपको कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है टायर 2 के लिए। टायर 2 के लिए केवल आप एक थ्योरी की बुक लीजिए और उसको बार बार पढ़िए और ये प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, आप टायर 2 आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस सेशन को हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम आपसे मिलेंगे।